हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। और बेटा, हमारी चल रही थी चैप्टर सेल, और आज है हमारे चैप्टर सेल का लेक्चर नंबर 10। 9 लेक्चर हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा लास्ट लेक्चर में चालू हो गया था बेटा यूकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक सेल में हमने आपको क्या क्या डिटेल बता दी थी। हमने आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बताई थी पहले यूकारियोटिक सेल की, जो क्या थी। हमने उसके साइज को लेकर आपको बताया था, हमने उसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स बताए थे। साइज में बताया था कि जो यूकारियोटिक सेल का साइज होता है वो जनरली प्रोकारियोटिक सेल से ज्यादा होता है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन स्पीड स्लो होता है। यानी कि प्रोकारियोटिक सेल में डिवीजन फास्ट होता है और यूकारियोटिक सेल में डिवीजन स्लो होता है। ठीक है, एकदम से चालू कर दिया, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हो बेटा? लास्ट लेक्चर हमेशा पढ़ के ही आगे आना, ठीक है? फिर भी मैं एक छोटा सा रिवीजन करा दे रहा हूं, उसके बाद ही आज आगे की डिटेल बताऊंगा। ओके, तो हमने सबसे पहले यूकारियोटिक सेल का साइज बताया। उसमें एक एक्सेप्शन बताया था कि हमारी बॉडी में एक सेल पाया जाता है आरबीसी। आरबीसी का साइज यूकारियोटिक सेल के साइज के जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, उससे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है? पर उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आरबीसी का साइज प्रोकारियोटिक सेल से तो ज्यादा होता ही है, अपने यूकारियोटिक सेल्स के ग्रुप में थोड़ा कम होता है, ठीक है? तो इनमें मल्टीप्लिकेशन स्पीड स्लो होती है और इसमें जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बेटा वो होते हैं सीलिया, फ्लैजेला और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। जिसमें हमने आपको बताया था कि फ्लैजेला आपका प्रोकारियोटिक सेल में भी पाया जाता था, वहां भी लोकोमोशन का मतलब इसका रोल था, और यहां भी इसका रोल लोकोमोशन में है। वहां पर वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना था और यहां पर फ्लैजेला यानी यूकारियोटिक सेल में फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटल एलिमेंट है और ये माइक्रोट्यूब्यूल लीनियरली अरेंज होकर हमारा बना देता है फ्लैजेला। किसमें? यूकारियोटिक सेल में। बाकी सीलिया वगैरह पाए जाते हैं, ये भी लोकोमोशन में इस्तेमाल होते हैं, मतलब इनका भी रोल लोकोमोशन में ही होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि यूकारियोटिक सेल में जो एक वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया है, कंपार्टमेंटलाइजेशन। इस वर्ड का मतलब ये है कि यूकारियोटिक सेल की हर एक ऑर्गेनल्स के पास अपना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, तो वो एक कंपार्टमेंट की तरीके एक्ट करते हैं। यानी पूरे यूकारियोटिक सेल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बटे हुए हैं, सबका स्पेसिफिक फंक्शन चल रहा है अलग अलग। इसलिए एनसीईआरटी ने यूज किया है कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इज फाउंड इन यूकारियोटिक सेल, ठीक है? देन हमने आपको बताया था कि जो हमारा यूकारियोटिक सेल होता है ये प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है, बल्कि मोनेरा को छोड़ के बचे हुए जितने भी 4 किंगडम में सब में यूकारियोटिक सेल पाया जाता है। तो क्या हर जगह ये सेम होता है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसमें डिफरेंस हो सकता है? थोड़ा सा सेल वॉल को लेकर डिफरेंस हो सकता है कि देखो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। और जो दूसरा डिफरेंस है वो ऑर्गेनल के बेसिस पे हो सकता है कि कोई ऑर्गेनल कहीं पर है तो कोई ऑर्गेनल कहीं पर नहीं है। जैसे कि हमने आपको लाइसोसोम बताया था, लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स होते हैं जो कि हमारे एनिमल सेल में पाए जाते हैं, हर एक सेल में होता है, पर प्लांट सेल में बहुत रेयर होता है। देन हमने आपको बताया था साइटोस्केल नहीं, क्या बताया था? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, ये बेटा ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि कहां पर पाए जाते हैं? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। प्लांट सेल में कुछ ऐसा होता है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। याद करने की कोशिश करो, कुछ था? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट बेटा प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो ऐसे हमने आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में पूरा एक डिफरेंस लिखवाया था, ठीक है? देन हमने कहा था कि जैसे कि हमने प्रोकारियोटिक सेल को स्टडी किया था कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें 11-12 ऑर्गेनल्स लिखी, उसके बाद उनकी डिटेल बता दी और प्रोकारियोटिक सेल फिनिश हो गया। सेम यही चीज हमें फॉलो करनी थी यूकारियोटिक सेल में भी। यूकारियोटिक सेल में जब हमने आपको ऑर्गेनल्स की डिटेल बताना चालू किया था, उसके पहले एक फ्लोचार्ट बनवाया था जहां पर हमने आपको बताया था कि प्रोकारियोटिक सेल में ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल पाए जाते हैं और यूकारियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं। पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यूकारियोटिक सेल में एक भी ऑर्गेनल ए मेम्ब्रेनस नहीं होता, बल्कि यूकारियोटिक सेल के अंदर ए मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, तीनों टाइप के ऑर्गेनल पाए जाते हैं। और इसका ही हमने आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया था जिसमें सारे ऑर्गेनल्स को अलग अलग लिखवा दिया था कि कौन ए मेम्ब्रेनस है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इससे दो चीजें आपको पता लगी थी, एक तो हर एक ऑर्गेनल का ये पता लग गया था कि किसमें मेम्ब्रेन कितनी है, और दूसरा ये पता लग गया था कि पूरे साइट यूकारियोटिक सेल में कितने टाइप के ऑर्गेनल पाए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये एक बड़ा टॉपिक है यूकारियोटिक सेल में,
न्यूक्लियस एक बड़ा टॉपिक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक बड़ा टॉपिक है, एंडोमेम्ब्रेन एक क्लास में हो जाएगा। तो ओवरऑल यही डिटेल थी हमारी यूकारियोटिक सेल की। देन हमने आपको पहला ऑर्गेनल बताना चालू किया था जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिक डिटेल हमने आपको बताई थी कि दिस स्ट्रक्चर इज कॉमन इन बोथ टाइप ऑफ सेल, यानी कि सेल चाहे प्रोकार्योटिक हो चाहे यूकारियोटिक हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही पाई जाती है। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब बेटा ये बताया था कि जब किसी मेम्ब्रेन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास हो जाएं तो उसको बोलते हैं परमिएबल। जब केवल सॉल्वेंट पास हो, सॉल्यूट पास ना हो, तो उसको बोलते हैं इम्परमिएबल। पर अगर सॉल्वेंट पास हो जाए और कुछ सिलेक्टिव सॉल्यूट भी पास हो जाए तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। यानी कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अपने अंदर आने के लिए, उनका मूवमेंट अलाउ करती है, इसीलिए उसका नेचर कैसा होता है, सिलेक्टिव परमिएबल। देन थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था, as we know it is very thin or its size is in nanometer, so detailed structure of plasma membrane is given only after the advent of electron microscope। ठीक है, हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना थिन स्ट्रक्चर है कि इसका साइज नैनोमीटर में होता है, और ऐसे स्ट्रक्चर को समझ पाना या पढ़ पाना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पॉसिबल नहीं था। तो इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर तो हम लोग तभी पढ़ पाए, तभी समझ पाए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, यानी 1950s के बाद। पर क्या उसके पहले कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ बेटा। उसके पहले साइंटिस्ट ने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल एनालिसिस करने की कोशिश करी, यानी कि ये जानने की कोशिश करी कि मतलब उनके मन में एक ख्याल आया कि स्ट्रक्चर भले ना पता लगे, कम से कम इतना तो पता लग जाए कि इसका कंपोजिशन क्या क्या है, ये बना किस चीज से है। ठीक है, तो इसमें शायद एक ई गैरेट करके कोई साइंटिस्ट थे, 1925 में उन्होंने आरबीसी की मेम्ब्रेन पे बायोकेमिकल एनालिसिस करी थी और ये जानने की कोशिश करी थी कि इसकी मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहां से बेटा आज की क्लास चालू होने जा रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी बाइट्स पे। हम पढ़ रहे हैं सेल का लेक्चर नंबर ये 10 है, और आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये बेसिक डिटेल जानने के बाद हमको पढ़ना है इसकी बायोकेमिकल एनालिसिस। क्या पढ़ना है? बायोकेमिकल एनालिसिस। तो एक बार हम आप बोर्ड देख लीजिए, फिर रफ करूं, आगे बढ़ूं। इतना बेटा लास्ट क्लास तक हो चुका था, अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं आगे। ठीक है, तो मैं बेटा आप लोगों को बता रहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पता लगता इसके पहले 1920 के आसपास ई गॉटर करके एक साइंटिस्ट थे, नाम याद नहीं रखना है, कोई जरूरी नहीं है। ई गॉटर करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को जानने की कोशिश करी थी। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी चीज की कंपोजिशन आपको जाननी है तो क्या वो चीजें आइसोलेट करनी पड़ेगी आपको, यानी वो सेपरेट चाहिए होगी? अगर हमारे पास कोई सेल है तो सेल से जब तक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइसोलेट नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तब तक हम उसकी कंपोजिशन कैसे जानेंगे? यही तो करना पड़ेगा। तो आइसोलेट करने के लिए इन्होंने जो सेल चुना वो था आरबीसी। ठीक है, हमने क्या बताया कि 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के पहले साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल एनालिसिस करने की कोशिश करी। उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है। ठीक है, इसके लिए उनने सेल चुना आरबीसी, आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया और ये एनालिसिस किया कि इसमें कौन कौन से केमिकल पाए जा रहे हैं। यहां पर जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि आरबीसी को ही क्यों चुना? बॉडी में तो बहुत टाइप के सेल होते हैं, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो इतने सारे सेल्स में आरबीसी को ही क्यों चुना? उसका बेटा मुख्य कारण यह था कि सपोज, कैसे समझाऊं, ये मार्कर है, ठीक है, ये एक सेल है, अगर मुझे इसकी अपर बॉडी की एनालिसिस करनी है तो मैं यही तो चाहूंगा कि इससे रिलेटेड कुछ भी अंदर ना हो। सीधा सीधा बताते हैं, यूकारियोटिक सेल में
अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और वो मेम्ब्रेन भी तो लिपिड की ही बनी होती है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपोजिशन सेम होता है। तो अगर किसी और सेल को ले लेते, उसको डिस्ट्रॉय करते, तो उसके साथ साथ उसके ऑर्गेनल्स की भी डिस्ट्रॉय होती, मेम्ब्रेन वो भी आ जाती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपने बेसिक कंपोनेंट क्या है ये तो ना पता लग पाता, क्योंकि अब तो सारी मेम्ब्रेन मिक्स हो गई, ऑर्गेनल्स की भी मेम्ब्रेन आ गई और सेल की आउटर मेम्ब्रेन भी आ गई, सब मिक्सअप हो गया, तो एग्जैक्ट कंपोजिशन तो ना पता लग पाता। तो आरबीसी को चुनने का यह कारण था क्योंकि आरबीसी के अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं पाई जाती। ह्यूमन बॉडी में मैच्योर आरबीसी के अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्ट करना। किस चीज का ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। और जब बेटा किसी चीज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आपको अपने घर से अगर सामान भिजवाना है, तो आपको अगर गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी खाली चाहिए होगी कि भरी चाहिए होगी? खाली चाहिए होगी, तभी तो आप अपने घर का सामान उसमें लोड करोगे और उसको आगे भेजोगे। तो आरबीसी जब तक खुद में खाली नहीं होगा, तो वो अपने अंदर ऑक्सीजन को कैसे लोड करेगा और कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? तो इसीलिए हमारी बॉडी में मैच्योर आरबीसी के अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता, क्योंकि उसको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को होल्ड करके ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, अब ये बात साइंटिस्ट को पता थी कि उसके अंदर तो कोई भी ऑर्गेनल है नहीं, तो अगर हम आरबीसी के सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हमें आउटर मेम्ब्रेन ही केवल मिलेगी, जिसको हम इजिली कंसीडर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसकी बायोकेमिकल एनालिसिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बात को यहां पर लिखते हैं कि ड्यूरिंग 1920s E. Gorter tried to found the chemical composition of plasma membrane। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकेंड पॉइंट क्या है? He chooses RBC for analysis because they don't have any organelle। इतनी बात समझ में आई। थर्ड पॉइंट क्या है? उन्होंने आरबीसी को चुना क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। थर्ड पॉइंट ये है द फाइनल कंपोजिशन ही फाउंड ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन, आरबीसी कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटीन ऑलमोस्ट 52%, लिपिड ऑलमोस्ट 40%, कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट 8%। सुनिएगा बेटा, जब हमारे ई गॉटर साइंटिस्ट ने आरबीसी की मेम्ब्रेन को स्टडी किया, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया, तो उनको 3 केमिकल मिले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनको 3 केमिकल मिले। वो 3 केमिकल कौन कौन से थे? पहला तो उनको प्रोटीन मिला, फिर उनको लिपिड मिला और फिर कार्बोहाइड्रेट मिला। जिनमें से शॉकिंग बात यह थी कि प्रोटीन का कंटेंट लिपिड से ज्यादा था। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि लिपिड की ही बायलेयर मिल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है, पर प्रोटीन का कंटेंट लिपिड से ज्यादा था। अब मेन बात यहां पर क्या है? अच्छे काम करते हैं, इससे पहले कि हम आपको इसके बारे में आगे बताएं, हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में लिपिड है क्या। ये जो बार बार नाम लिया जाता है कि लिपिड की बायलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिपिड है क्या?
लिपिड का मॉलिक्यूल बनता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा समझा जाए। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं कि लिपिड क्या है। हो गया बेटा, रफ कर दूं। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि ये हमारी जो मेम्ब्रेन में लिपिड की बाय लेयर पाई जाती है, जिसको जनरली हम लोग फॉस्फोलिपिड के नाम से जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर है क्या, इसका स्ट्रक्चर बना कैसे है। तो बेटा लिपिड के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा एक 3 कार्बन का प्रोपेनॉल होता है बेटा, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे कि कार्बन के लिए हम लोग काउंटिंग यूज करते हैं, मिथ इथ प्रोप ब्यूट करके। तो इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें प्रोप आ जाएगा। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, और OH ग्रुप एल्कोहल ग्रुप है तो ऑल आ जाएगा। तो इसका जो नाम होता है प्रोपेनॉल होता है, और इसका जनरल नेम ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। तो ये हमने किसका स्ट्रक्चर बनाया है, ग्लिसरॉल का, ठीक है। ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर के बाद हम इसके बगल में ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रक्चर, ये है बेटा हमारा लॉन्ग चेन कार्बन प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब एक लॉन्ग चेन कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये अटैच होता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं फैटी एसिड। क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमने देखा कि एक 3 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रोपेनॉल बोलते हैं, जनरल नाम उसका ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल में एल्कोहल ग्रुप होते हैं, और इसी के साथ रिएक्ट करता है एक फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है, प्लस उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। एक लॉन्ग चेन कार्बन होता है, उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। बेटा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, यानी इस COOH ग्रुप को रिएक्ट कराते हैं इस एल्कोहल से। तो जब ये रिएक्ट होता है तो ये वाटर अलग कर देता है। OH यहां से आ गया, OH नहीं, इससे केवल H लेंगे, 2 O यहां से और एक H यहां से। ये रिएक्ट करता है तो बेटा क्या बाहर आ जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा, बेटा ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना। तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, ईस्टर बॉन्ड। क्या बताया बेटा कि एक 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है जिसको ग्लिसरॉल बोला, और एक हमारे पास फैटी एसिड की चेन है। ये बेटा फैटी एसिड की चेन हमने क्यों ली है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। ये किस नेचर की होती है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक को आप सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोफोबिक नेचर में पानी को रिपेल करता है। तो एक हमने फैटी एसिड की चेन ली, जो कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन थी, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा था। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा रिएक्ट करता है हमारे एल्कोहल के ग्रुप के साथ, और H2O अलग हो जाता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है एस्टर बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ रही है। क्या ये सब होने के बाद हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बेटा एक चेन और होती है, और वो इस एल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करती है। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या आता है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं।
फाइनल स्ट्रक्चर जो बेटा वो आता है हमारा, वो ये आता है कि एक फैटी एसिड की चेन फर्स्ट कार्बन पे जुड़ जाती है, एक फैटी एसिड की चेन सेकंड कार्बन पे जुड़ जाती है, और थर्ड कार्बन पे OH में को रिप्लेस करके आ जाता है हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप आ जाता है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप यहां पर क्यों आया? आपके मन में आ रहा होगा कि जब दो कार्बन पे ये फैटी एसिड की चेन रिएक्ट करी है तो तीसरे पे क्यों नहीं करी? बेटा अगर ये तीसरे पे भी रिएक्ट कर जाएगी ना, और यहां पर भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फैट का मॉलिक्यूल, और फैट का मॉलिक्यूल पूरा ही हाइड्रोफोबिक नेचर का हो जाएगा। जबकि हमने पढ़ रखा है कि सेल्स में बाहर भी फ्लूइड होता है, अंदर भी फ्लूइड होता है, तो हमें केवल सेंटर में हाइड्रोफोबिक की नीड है। अगल बगल अंदर बाहर किसकी नीड है? हाइड्रोफिलिक की नीड है, जो कि वाटर को अट्रैक्ट करे ना कि रिपेल करे। तो अगर हम पूरा ही हाइड्रोकार्बन लगा देते तो ये पूरा ही वाटर को रिपेल करने लगता और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबल ना हो पाता। ठीक है, इसके लिए यहां पर थर्ड कार्बन पे एक फॉस्फेट का ग्रुप लग जाता है आके, और जब ये फॉस्फेट का ग्रुप लगता है आके तो इसकी वजह से यहां पर चार्ज डेवलप हो जाते हैं और ये लास्ट कार्बन पोलर हो जाता है। क्या बताया? जब फॉस्फेट का ग्रुप लास्ट कार्बन पे अटैच होता है आके तो यहां पर चार्ज डेवलप हो जाते हैं और ये पोलर नेचर का हो जाता है, और बाकी जहां पर ये फैटी एसिड की चेन है ये नॉन पोलर नेचर की हो जाती है। तो इसी को जब हम लोग सीधा करके बनाते हैं तो जनरल स्ट्रक्चर जो हम लोग लिपिड का पढ़ते हैं वो कुछ ऐसा पढ़ते हैं, जिसमें ये दो फैटी एसिड की चेन आ जाती है और एक ऊपर फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। हमने आपको बताया कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये पोलर नेचर का होता है, और ये बाकी का नीचे वाला नॉन पोलर नेचर का होता है। इतनी बात समझ में आई? एक बता दिया पोलर नेचर का होता है और दूसरा किस नेचर का होता है? नॉन पोलर नेचर का होता है। यानी कि अगर हम इसको जनरल बात बोलें तो ये हमारा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट ये होता है, और ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? हाइड्रोफिलिक। बेटा कई लोगों को ये बातें नहीं समझ में आ रही होंगी क्योंकि इसमें केमिस्ट्री मिक्स है, और जब केमिस्ट्री आ जाती है तो थोड़ा सा फ्यूज उड़ने लगता है, नहीं समझ में आता है कि क्या चल रहा है ये सब। चलो फिर भी एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पता था, मान लिए बात। पर 1950s के पहले क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई भी रिसर्च नहीं हुई? साइंटिस्टों ने सोचा कि हम भले ही इसका डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ सकते हैं पर इसकी केमिकल एनालिसिस तो कर सकते हैं, इसमें केमिकल क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं ये तो जान सकते हैं। तो उस कंपोजिशन को जानने के लिए 1920s में एक साइंटिस्ट आए ई गॉटर, उनने आरबीसी की मेम्ब्रेन को स्टडी किया, उसकी बायोकेमिकल एनालिसिस करी और उसका कंपोजिशन जानने की कोशिश करी। और उसके कंपोजिशन में उन्हें पता लगा कि इसमें प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। सबका अलग अलग परसेंट था। ठीक है बेटा, हमारी बॉडी में 200 से ज्यादा अलग अलग टाइप के सेल पाए जाते हैं, और चूंकि हम लोगों की बॉडी में यूकारियोटिक सेल हैं तो हर यूकारियोटिक सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल होते हैं जिनके पास अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो क्या इन सारी मेम्ब्रेन में इन चीजों का कंपोजिशन सेम होगा? फॉर एग्जाम्पल आप घर में शरबत बनाते हो, ठीक है, एक होता है नींबू शरबत होता है, एक होता है रसना होता है, ठीक है, और एक रूअफ़ज़ा भी होता है। क्या सब में सेम कंपोजिशन होती है हर चीज की? सब में नींबू होता है, सब में शक्कर होती है, सब में नमक होता है? ऐसा तो नहीं होता। हालांकि हैं सारी एक ही चीजें, जूस की कैटेगरी में आ रहे हैं सब, पर सबका कंपोजिशन अलग अलग है। ऐसे ही बेटा हमारी बॉडी में भी अलग अलग टाइप के सेल पाए जाते हैं, उनके सबके बाहर मेम्ब्रेन होती है, पर उस मेम्ब्रेन में सबका कंपोजिशन अलग अलग होता है। किसका कंपोजिशन? किसी में प्रोटीन ज्यादा होगा, लिपिड कम होगा, किसी में लिपिड ज्यादा होगा, प्रोटीन कम होगा। डिपेंड करता है कि वो सेल कैसा है। अगर मान लो वो हार्ट सेल हुआ तो वो मेटाबॉलिकली काफी एक्टिव होगा, यानी उसको कंटिन्यूअसली पंप करना है। हमारे न्यूरॉन्स हैं, कैसे सेल हैं? एक्साइटेटरी सेल हैं, कंटिन्यूअसली एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे टाइप के जो सेल होते हैं इनकी मेम्ब्रेन पे प्रोटीन कंटेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। हमारे न्यूरॉन्स में सोडियम पोटेशियम पंप होता है, प्रोटीन का बना होता है, तो ये पंप सबसे ज्यादा पाया जाता है मेम्ब्रेन पे, तो प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा न्यूरॉन में। कुल मिला के बताने का मतलब यह है कि हमें एक जनरल बात पता लग गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाया जाता है,
लिपिड पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पर हर टाइप के सेल की मेम्ब्रेन में अलग अलग इनका परसेंटेज होता है, किसी में इनका परसेंट सेम नहीं होता है। जब आरबीसी की मेम्ब्रेन की केमिकल एनालिसिस करी गई तो उसमें पता लगा कि 52% के आसपास प्रोटीन है, 40% के आसपास लिपिड है और बचे हुए 8% में हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये परसेंट सेल टू सेल वेरी करेगा। पर मेन बात यहां पर यह आती है कि लिपिड वो मेन स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिपिड की ही बायलेयर मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है। तो ये लिपिड एक्चुअली में है क्या? ये लिपिड होता है बेटा फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमने ये पूरी चीजें पढ़ी हैं। ये हमने बनाया 3 कार्बन का एक प्रोपेनॉल जिसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करती है फैटी एसिड की चेन। ये फैटी एसिड की चेन में क्या होता है कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं प्लस एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COH। ये COOH जब अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो इनके अंदर से पानी अलग हो जाता है और प्लस एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये बॉन्ड फॉर्म हुआ तो ये चेन इधर आके जुड़ जाएगी, तो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे जुड़ जाती है हमारी फैटी एसिड की चेन। पर थर्ड कार्बन पे ये चेन नहीं जुड़ती है। क्यों? अगर थर्ड कार्बन पे भी ये चेन जुड़ गई तो हमारा पूरा मॉलिक्यूल फैट का बन जाएगा और पूरा ही हाइड्रोफोबिक नेचर का हो जाएगा, जो कि पानी को पूरी तरीके से रिपेल करने लगेगा। पर हम जानते हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, तो यानी बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है। तो लिपिड के कुछ पार्ट तो ऐसे होने चाहिए जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होने चाहिए, जो वाटर को अट्रैक्ट करें, वरना तो मेम्ब्रेन बन नहीं पाएगी। तो इसलिए यहां पर आके जुड़ता है फॉस्फेट। फॉस्फेट बेटा यहां पर चार्ज डेवलप कर देता है, यानी पोलैरिटी डेवलप कर देता है, तो हेड बन जाता है लिपिड का पोलर नेचर का, और जो दो नीचे फैटी एसिड की चेन आई है यह बन जाती है नॉन पोलर नेचर की। तो ये नॉन पोलर चेन हाइड्रोफोबिक नेचर की हो जाती है और ये पोलर हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाता है। अब आप बताओ कि अब जब ये लिपिड ऐसे अरेंज होगा तो क्या यहां पर भी पानी हो सकता है? यहां पर भी पानी हो सकता है, पर सेंटर में पानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक नेचर का हो गया और ऊपर नीचे वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक नेचर का हो गया। जब बेटा हम लोग दो सेल बनाते हैं तो दो सेल के अंदर क्या होता है? अंदर होता है साइटोप्लाज्म। अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। और इन सेल के बीच में क्या भरा हुआ है? इंटरसेलुलर फ्लूइड। तो बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है। इस मेम्ब्रेन को दोनों पानी को सेपरेट करना है, तो मेम्ब्रेन का अपर वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए, यानी वाटर को अट्रैक्टिव करने वाला नेचर होना चाहिए, और सेंटर वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक नेचर का होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या बेटा ये लिपिड का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? एक बार हम हट जा रहे हैं, शांति से आप लोग देख लीजिए, इसको समझ में आए तो बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो बेटा हमने आपको लिपिड का यानी फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया है। अब एक बात यहां पर नोट करने वाली और है। वो बात क्या है बेटा कि हमने आपको बताया कि हर मेम्ब्रेन में कंपोजिशन अलग अलग पाया जाता है, लिपिड का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। पर यहां पर एक और ट्विस्ट है, लिपिड भी कई तरीके के होते हैं। जैसे अभी हमने लिपिड में आपको फॉस्फोलिपिड का नाम लिया, ये फॉस्फोलिपिड भी कई टाइप के होते हैं। हमें सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें क्या पढ़ना है कि हमारी मेम्ब्रेन्स में पाया जाने वाला लिपिड जनरली तीन ही कैटेगरी का होता है, या तो वो फॉस्फोलिपिड होगा, या वो कोलेस्ट्रॉल होगा, या वो ग्लाइकोलिपिड होगा। क्या पढ़ा? या तो वो फॉस्फोलिपिड होगा, या कोलेस्ट्रॉल होगा, और या वो ग्लाइकोलिपिड होगा। फिर भी आप लोग एक नोट डाल के बात लिख लीजिए, नोट डालिए और नोट पे बात लिखिए। द मोस्ट कॉमन phospholipid found in membrane is lecithin, या इसी को बेटा फॉस्फोग्लिसराइड भी बोल सकते हैं। फॉस्फो
ग्लिसराइड। क्या याद रखना है कि हमारी मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन लिपिड जो होता है वो या तो लेसिथिन या फॉस्फोग्लिसराइड होता है। लेसिथिन को ही फॉस्फोग्लिसराइड के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ रहे हो बेटा? आगे बढ़ा जाए तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। यहां पर चाहो तो बेटा एक पॉइंट और नोट कर लो। फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, कंटेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड में वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ सेल, अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ सेल। हमने कहा कि सेल के फंक्शन के आधार पर सेल की मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला प्रोटीन और लिपिड अलग अलग परसेंट में प्रेजेंट हो सकता है। एग्जांपल दें बेटा, आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है? माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पर एक सिस्टम चल रहा होता है जिसको ईटीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस ईटीएस के थ्रू एटीपी बन रहा होता है। तो अब आप बताओ कि ईटीएस के थ्रू एटीपी बन रहा है तो यानी कि बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं इस इनर मेम्ब्रेन पे। तो यहां पर लिपिड का कंटेंट ज्यादा होगा कि प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होगा। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं। अब यहीं पर हमारी स्किन सेल को देख लो। स्किन सेल, एपिडर्मिस के सेल सुस्त पड़े हुए हैं, इनके पास कोई बहुत ज्यादा फंक्शन करने के लिए चीजें नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा कि लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा? लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा। तो ऐसे ही सेल के अलग अलग फंक्शन के आधार पर उसकी मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला प्रोटीन और लिपिड का कंटेंट अलग अलग होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट नोट करने के थे, फिर इसको नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ा जाए। अब बेटा सुनो, हमने आपको बताया कि 1920s में ई गॉटर ने लिपिड की मेम्ब्रेन की केमिकल एनालिसिस करने की कोशिश करी और कंपोजिशन को जाना भी। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जानने की तरफ एग्रेसर थे ही, तो उसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने इस मेम्ब्रेन को अपने अलग अलग मॉडल देके समझाने की कोशिश करी। क्या बताया हमने कि हम लोग इधर मेम्ब्रेन को पढ़ ही रहे थे, तब तक में उधर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। फिर उसके थ्रू साइंटिस्ट ने मेम्ब्रेन को स्टडी किया और अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल्स को प्रपोज करके इस मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि इसका नेचर क्या है, इसमें लिपिड अरेंज कैसे है, उस लिपिड में प्रोटीन कैसे अरेंज है, वो फंक्शन कैसे कर रही है मेम्ब्रेन, इन सारी बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो इसमें हमारे डेनियल डेविडसन साहब थे, रॉबर्टसन साहब थे, इन सब ने अपने अपने मॉडल दिए। पर जो बेस्ट नोन मॉडल था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने वाला बेस्ट नोन मॉडल हमारे साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, जिसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड मॉडल है वो भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो बाकी के मॉडल्स हमें नहीं पढ़ने हैं, उनका केवल नाम याद रखना है कि डेनियल डेविडसन और रॉबर्टसन, इनने भी एक्सप्लेन करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल्स दिए, पर वो पूरी तरीके से मेम्ब्रेन के फंक्शन को नहीं जस्टिफाई कर पा रहे थे। वो ये नहीं बता पा रहे थे कि लिपिड में प्रोटीन अरेंज कैसे है या वो प्रोटीन फंक्शन कैसे कर रहा है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन का। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बारे में बेटा जो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे वो ये है, दिस मॉडल इज
given by Singer and Nicholson in the year 1972। 1972 के आसपास सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज बेस्ट नोन मॉडल which explain the nature and function of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया और अपने अलग अलग मॉडल्स देने की कोशिश करी। ठीक है, पर जो बेस्ट नोन मॉडल था जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर को, लिपिड प्रोटीन की अरेंजमेंट को और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन किया, वो था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। दिस इज द बेस्ट नोन मॉडल विच एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बेटा हम लोग आगे कुछ रिटन वर्क करें, इससे पहले समझ लेते हैं कि ये मॉडल है क्या, इनने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, क्या समझाया इस मॉडल के जरिए। इन्होंने बेटा अपने इस मॉडल के जरिए समझाया कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना तो ये सॉलिड नेचर की होती है, ना ये लिक्विड नेचर की होती है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड का मतलब हो गया कि एक गाढ़े पदार्थ की तरीके होती है जो कि चीजों के लिटरल मूवमेंट को अलाउ करती है, जो कि चीजों के लिटरल मूवमेंट को अलाउ करती है। लिटरल मूवमेंट मतलब कोई चीज सीधी लिटरली इधर उधर मूव कर सकती है। ठीक है, तो पहली बात इनने क्या बताई कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, ये क्वासी फ्लूइड नेचर की है। ठीक है, दूसरा इनने हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ओशियन से रिलेट करने की कोशिश करी। इनने कहा कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिपिड ओशियन में बहता पानी है और उस बहते हुए पानी में जो बर्फ के टुकड़े होते हैं जिसको हम लोग आइसबर्ग के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कि ग्लेशियर में जब बर्फ पिघलती है तो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े उस ओशियन में तैर रहे होते हैं। उस बर्फ के टुकड़े को उन्होंने कहा कि ये प्रोटीन है। पानी लिपिड है और बर्फ के टुकड़े जो तैर रहे हैं ये प्रोटीन है। तो अब आप बताओ कि क्या वो बर्फ के टुकड़े आसानी से तैर सकते हैं पानी में, इधर उधर मूव कर सकते हैं? तो यही कहा कि जैसे वो बर्फ के टुकड़े ओशियन के उस पानी में इधर उधर मूव कर सकते हैं, ऐसे ही हमारे इस लिपिड में ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है ये भी लेटरली मूवमेंट कर सकता है। और प्रोटीन की ये प्रॉपर्टी कि वो उस लिपिड की मेम्ब्रेन में खुद को लिटरली मूव कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को उन्होंने कहा फ्लूइडिटी। प्रोटीन की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो लिपिड में लेटरल मूवमेंट शो करता है, उसको उन्होंने कहा फ्लूइडिटी। समझे बात को? इनने अपने मॉडल के जरिए सबसे पहली बात समझाई कि जो हमारी लिपिड है ये ना तो लिक्विड, लिपिड लिपिड की मेम्ब्रेन है ये ना तो लिक्विड है ना ये सॉलिड है, ये क्वासी फ्लूइड नेचर की है और उसका ये नेचर अपने अंदर चीजों के लेटरल मूवमेंट को अलाउ करता है। और फिर इसकी एनालॉजी इनने करी ओशियन से। इनने कहा कि वो लिपिड हमारे ओशियन का पानी है और उसमें तैर रहे बर्फ के टुकड़े उस पर प्रेजेंट प्रोटीन है। जैसे वो बर्फ के टुकड़े उस पानी में तैर जाते हैं, ऐसे ही हमारे लिपिड की मेम्ब्रेन में प्रोटीन के पास भी एबिलिटी होती है इधर उधर लिटरली मूव करने की, और इसी एबिलिटी को कहा जाता है फ्लूइडिटी। ठीक है, इतनी बातें लिखते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट यहां पर आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर। ठीक है, ये क्या है बेटा? वाटर।
ये क्या है? आइसबर्ग। वाटर कून ने कहा कि ये है, मान लो हमारा पानी। ये क्या है हमारा? पानी लिपिड है, ठीक है। और ये इसमें डूबे हुए आइसबर्ग है हमारी प्रोटीन। तो जैसे ये आइसबर्ग पानी में तैर सकते हैं, ऐसी हमारी लिपिड में प्रेजेंट प्रोटीन भी इधर उधर लिटरली मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसके थ्रू इनने एक्सप्लेन किया प्रोटीन प्रेजेंट इन लिपिड हैव एबिलिटी टू मूव laterally and this ability is called fluidity, ठीक है। इनने कहा कि प्रोटीन के पास एबिलिटी होती है इधर उधर मूव करने की, और इसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? क्या इनके मॉडल ने बस इतनी बातें एक्सप्लेन करी थी? नहीं बेटा, इनके मॉडल ने और भी कई सारी बातें एक्सप्लेन करी थी। जैसे इनके मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि सेल के डिवीजन में कैसे मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर मदद करता है। इनने बताया कि सेल जब किसी चीज को सेक्रीट आउट करता है अपने अंदर से बाहर, तो कैसे ये क्वासी फ्लूइड नेचर मदद करता है। इन्होंने बताया जब सेल का साइज बढ़ता है तब कैसे ये क्वासी फ्लूइड नेचर मदद करता है उसमें। इन्होंने बताया कि सेल में जब एंडोसाइटोसिस होती है तब कैसे लिपिड का मतलब इस मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर उसकी मदद करता है। सेल की ग्रोथ में, सेक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस में, एक्सोसाइटोसिस में, हर चीज में इस लिपिड का ये क्वासी फ्लूइड नेचर ही मदद करता है। ये सारी बातें एक्सप्लेन करी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने, ठीक है। इन्होंने बताया कि फ्लूइड यहां पर क्या है? लिपिड। मोज़ेक प्रोटीन की, बेटा आप लोगों को पता हो तो एक पुराने टाइम पे एक पत्थर चला करता था जिसको मोज़ेक बोलते थे, घरों में लगा होता था मोज़ेक। मोज़ेक टाइल्स टाइप का पत्थर होता था, उसमें अलग अलग छोटे छोटे क्रिस्टल्स लगे होते थे। तो उसी से उनने एक वर्ड उठाया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जहां पर मोज़ेक कहा कि एक लिपिड की पूरा एक ओशियन है जिसमें अलग अलग टुकड़े पड़े हुए हैं प्रोटीन के मोज़ेक पैटर्न में। तो इसलिए इनने अपने मॉडल का नाम रखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, 1972 ने दिया था। बेस्ट नोन मॉडल है जिसने एक्सप्लेन किया मेम्ब्रेन के फंक्शन को, मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन के अरेंजमेंट को, ठीक है। इनने बताया कि हमारी जो मेम्ब्रेन है ये क्वासी फ्लूइड नेचर की है, यानी सेमी फ्लूइड नेचर की है, जिसमें प्रोटीन एक आइसबर्ग की तरीके पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके पास एबिलिटी है इधर उधर लिटरली मूव करने की, और प्रोटीन की इसी एबिलिटी को उन्होंने नाम दिया फ्लूइडिटी। और प्लस मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर कई सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था। सेल की ग्रोथ कैसे हो रही है, सेल का डिवीजन कैसे हो रहा है, सेल में सेक्रीशन कैसे हो रहा है, एंडोसाइटोसिस कैसे हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस कैसे हो रहा है, ये सारी बातें एक्सप्लेन करी मेम्ब्रेन के इस क्वासी फ्लूइड नेचर ने, यानी कि इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जरिए। इसीलिए बेटा इसको बेस्ट नोन मॉडल माना जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन सी बातें इस मॉडल के जरिए एक्सप्लेन करी गई, ठीक है। तो आगे बेटा हमें पढ़ना है कि मेम्ब्रेन के इस क्वासी फ्लूइड नेचर ने और कौन कौन सी बातें एक्सप्लेन करी, ठीक है। तो उसको देखते हैं। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन किया? पहली बात है सेल ग्रोथ। पहला क्या एक्सप्लेन किया? सेल ग्रोथ। सुनना बेटा, आपको पता है कि सेल में वाटर का मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है, यानी कि वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर एंटर कर सकता है। तो जब सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा तो सेल का साइज बढ़ेगा। अरे आपके पास कोई बैलून है, आप उसमें कंटिन्यूअसली पानी भरते जा रहे हो, तो बैलून का साइज बढ़ेगा। पर बैलून का साइज जब बढ़ता है तो वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बैलून की जो आउटर लेयर है वो स्ट्रेचेबल होती है, स्ट्रेच होती जाती है, साइज बढ़ जाता है।
पर ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये स्ट्रेचेबल नहीं होती है। ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये स्ट्रेचेबल नहीं होती है। तो अब साइज बढ़ेगा कैसे? कैसे बढ़ेगा? तो जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं ये सेल के अंदर ही बन रहे होते हैं। लिपिड के मॉलिक्यूल सेल के अंदर ही बन रहे होते हैं। तो होता यह है कि जब इसमें वाटर एंटर कर रहा होता है और सेल को अपना साइज बढ़ाना होता है तो सेल अपने अंदर से बाहर मेम्ब्रेन की तरफ लिपिड के मॉलिक्यूल को पुल करता है। ठीक है, पुश करेगा, पुल करेगा, कुछ भी करेगा, वो लिपिड के मेम्ब्रेन को बाहर भेजेगा। ठीक है, जैसे ही वो लिपिड का मेम्ब्रेन बाहर जाता है तो वो अपने मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है, यानी कि उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है और उसका साइज बढ़ा देता है। आप ये बात बताओ कि अगर वो सॉलिड नेचर की होती तो कोई नीचे से अंदर से बाहर चीज जाती तो वो अटैच हो पाती? नहीं, वो लिक्विड की चीज थी, सेमी सॉलिड नेचर की थी, क्वासी फ्लूइड नेचर की थी, इसीलिए तो उसने कोई भी चीज को अपने अंदर मतलब कैसे बोलेंगे, जैसे वो होता है ना लाइक डिसॉल्व लाइक, तो उसने अपने अंदर लिपिड के मॉलिक्यूल को लेके खुद का साइज बढ़ा लिया। ये पॉसिबल तभी था जब उसका नेचर कैसा था? क्वासी फ्लूइड था। समझे? तो सेल की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब उसके मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि लिपिड का मॉलिक्यूल अंदर ही बन रहा होता है सेल के। जब सेल को अपना साइज बढ़ाना होता है तो वो लिपिड के मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेंकता है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज बढ़ा देता है और हमारे ओवरऑल सेल का साइज बढ़ जाता है। तो ऐसे हमारा पहला फंक्शन पता लगा सेल ग्रोथ का। दूसरा फंक्शन क्या पता लगा था? सेक्रीशन। सेक्रीशन सेक्रीशन को बेहतर थोड़ा सा हम डायग्राम से बताने की कोशिश करते हैं। बेटा आप सबको पता है कि जो हमारा अमीबा होता है, अमीबा सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है। तो अमीबा के अंदर जो फूड होता है वो कभी ना कभी तो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में आएगा, वो उसको वैक्यूल में ट्रैप कर लेता है। हमने आपको बताया था कि उसके अंदर वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल सारी अनवांटेड चीज को ट्रैप कर लेता है। तो सपोज एक वैक्यूल फॉर्म होगा, तो अब ये वैक्यूल के अंदर सारा वेस्ट मटेरियल है, तो इसको सेल के बाहर फेंकना पड़ेगा, सेक्रीशन करना पड़ेगा इसका। तो सेक्रीट करने के लिए ये मेम्ब्रेन के पास आता है, मेम्ब्रेन में मिल जाता है और मेम्ब्रेन इसको बाहर फेंक देती है। अब आप ये सब बताओ कि ये कब पॉसिबल है? मेम्ब्रेन ने अपनी फोल्डिंग चेंज करी, मेम्ब्रेन ने इसको बाहर फेंका और खुद को वापस से रीजनरेट कर लिया। ये सब तब पॉसिबल है ना जब इसका नेचर जो है वो क्वासी फ्लूइड है, यानी कि ये सेमी फ्लूइड नेचर का है, तभी तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। यानी कि सेल के अंदर होने वाला सेक्रीशन भी इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? क्वासी फ्लूइड। तो दूसरी बात हमें क्या पता लगी? यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने अभी तक दो बातें समझाई कि सेल की ग्रोथ भी इसीलिए हो रही क्योंकि मेम्ब्रेन का नेचर क्वासी फ्लूइड है, सेल में चीजों का सेक्रीशन भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इसका नेचर क्वासी फ्लूइड है। तीसरी बात क्या एक्सप्लेन करी? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होती है बेटा? एंडोसाइटोसिस होती है किसी भी चीज को इंगल्फ कर लेना, किसी भी चीज को ईट कर लेना। बेटा अब सेल के पास कोई हमारी तरह वो मल्टी सेलर तो है नहीं जिसके पास मुंह, हाथ, पैर सब कुछ हो, तो वो भी इसी मेम्ब्रेन के थ्रू चीजों को अंदर ट्रैप करेगा। तो सेम इसी प्रोसेस को उल्टा कर दो। सपोज कोई मॉलिक्यूल आया, लिपिड ने उसको अंदर लिया और खा लिया, तो सेल ने किसी चीज को ईट किया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, जो इसी का कैसा प्रोसेस है? रिवर्स प्रोसेस है। अब ये रिवर्स प्रोसेस भी तभी पॉसिबल है ना जब उसका नेचर कैसा है? क्वासी फ्लूइड। तो मेन बात बेटा समझने की ये है कि भैया जो हमारे सिंगर और निकोलसन साहब थे, जब इनने कहा कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड, सेमी फ्लूइड नेचर की होती है यानी क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने उनसे अलग अलग क्वेश्चन पुट किए कि अच्छा बताओ क्वासी फ्लूइड की होती है तो बताओ सेल सेक्रीशन कैसे करेगा, सेल ग्रोथ कैसे करेगा, सेल डिवाइड कैसे करेगा, या सेल में चीजों का एंडोसाइटोसिस कैसे होगा? इनने सबका सेम आंसर दिया। उनने बोला कि तुम्हारे मन में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबका एक ही आंसर है, मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर का होना। मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की है तभी उसमें एंडोसाइटोसिस पॉसिबल है, तभी उसमें सेक्रीशन पॉसिबल है, तभी सेल ग्रोथ पॉसिबल है और तभी सेल का डिवीजन पॉसिबल है। चौथा क्या एक्सप्लेन किया?
सेल डिवीजन। इतनी बातें समझ में आई। अब बेटा इसके बाद जो है, ये तो आपको ये पता लग गया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से क्या क्या चीजें पता लगी। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसमें लिपिड कैसे अरेंज है ये देखना है, लिपिड अरेंजमेंट के हिसाब से कितने टाइप का होता है ये पढ़ना है, फिर मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है, मतलब मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट का होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। इतनी चीजें पढ़ने के बाद हमारा मेम्ब्रेन खत्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म होगा। हमने सोचा था कि इस लेक्चर में उसको पूरा फिनिश कर देंगे, पर पॉसिबल लग नहीं रहा है। ऑलरेडी लेक्चर की लेंथ इनफ हो चुकी है, इसके बाद और लंबा गया तो फिर आप भी बोर हो जाओगे, और मुझे भी लग रहा है कि इतना डाटा सफिशिएंट है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।